सुबह सुबह रिया गहरी नींद में सो रही है। तभी माँ मिसेस शालू शर्मा ने आवाज दी, रिया बेटा जल्दी उठ जा, आज टहलने नहीं जाना और फिर कॉलेज भी तो जाना है, नहीं तो सारे दिन मुझसे कहेगी कि तुमने सुबह जल्दी जगाया होता तो सारे दिन की भागम भाग से बच गई होती। रिया करवट बदलते हुए बिना आंखें खोले ही कहती है, माँ बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए चाय बनाती है और फिर रिया के पास बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रखकर बालों को सहलाते हुए, उठ जा बेटा, चाय नहीं पीनी क्या? रिया मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलती है और माँ के चेहरे की तरफ देखती है जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो भी मुस्कुराते हुए पूछती है, माँ चाय बन गई क्या? माँ उसके हाथ में चाय से भरा कप देती है और फिर साथ में चाय पीते हुए आपस में पूरे दिन का प्लान करती है। फिर रिया माँ से पूछती है, माँ डैडी एमी रमेश शर्मा नहीं दिखाई दे रहे, अभी सो ही रहे हैं क्या? हाँ, वो देर रात तक ऑफिस में थे। ठीक है माँ, मैं उनसे बाद में मिलती हूँ, कहते हुए रिया अपना काम करने लगती है और फिर टहलने निकल जाती है। रास्ते में उसकी दोस्त अनुराधा का घर है। अनुराधा, जिसे रिया प्यार से अनु बुलाती है और बुलाए भी क्यों ना, जिस दिन से स्कूल जाना शुरू किया था अनु उसी दिन से उसकी दोस्त बन गई थी। रिया अनु को कॉल करती है और पूछती है, तुम आ रही हो साथ में या नहीं? अनु कहती है, तुम आओ, मैं बाहर ही मिलूंगी, कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करती है। रिया अनु को मॉर्निंग विश करती है और दोनों रन करते हुए आगे बढ़ती हैं। तभी रिया अनु से पूछती है, क्या बात है, तू क्यों इतनी परेशान लग रही है? अनु कहती है, हो लेकिन अभी नहीं, कॉलेज में बताऊंगी। कुछ सोचते हुए, ठीक है फिर कॉलेज में मिलते हैं, कहते हुए रिया घर की तरफ निकलती है। घर पहुंचते ही सबसे पहले गार्डन में गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग बेटा, रिया कहती है, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी दुनिया, आपका काम या ये गार्डन। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। बेटा आज तुम्हारा लास्ट डे है कॉलेज का, अच्छे से एंजॉय करना, फिर पता नहीं कब किससे मिलना होगा, और मिलेंगे भी तो कौन से, सब एक साथ मिलते हैं, कोई कहाँ होगा और कोई कहाँ। ये जीवन है, एक बार अलग हुए तो मुश्किल से मिलना होता है। जी डैडी, मैं आपके कहने का मतलब समझ गई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब मेरी बेटी ग्रेजुएट जो गई है। रिया मुस्कुराते हुए, ओहो डैडी, अब मुझे जाना होगा, अभी रेडी भी होना है, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। ठीक है तुम जाओ। रिया रेडी होकर कॉलेज के लिए निकलती है। कॉलेज में सभी पहुंच गए हैं और आज एक अलग ही माहौल है का, तेज का, क्योंकि आज सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और बड़े ही उत्साह से एक दूसरे को बता रहे कि उन्हें आगे क्या क्या करना है। रिया कॉलेज में अनु से मिलती है और कहती है, अब बताओ क्या बात है। जैसे ही रिया कुछ कहना चाहती है तभी आयुष आता है और कहता है, कहाँ थी तुम दोनों, मैं कब से ढूंढ रहा हूं। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो कब से यही हूं, बस रिया अभी आई है, तुम बताओ क्यों ढूंढ रहे थे हमें। आयुष थोड़ा झेंपते हुए कहता है, बस यूं ही आज लास्ट डे है ना, इसलिए। तभी रिया अनु से कहती है, चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं, और वहां से जाने लगती है। आयुष अचानक से कहता है, रुको रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। रिया रुक कर, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आयुष, बस लास्ट टाइम बात करनी है प्लीज। रिया, ओके बताओ क्या बात है। आयुष, यानी उधर पेड़ के नीचे चलकर। रिया, क्यों, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? नहीं यहाँ ठीक नहीं लगता, आयुष कहकर आगे बढ़ जाता है। कुछ सोचकर रिया अनु को इशारे से वहीं रुकने को कहकर आयुष के साथ पेड़ की तरह बढ़ती है। आयुष, देखो रिया, आज मौसम भी कितना अच्छा है, जो मैं कहना चाहता हूं लगता है ये भी सुनना चाहता है। रिया, जो कहना है जल्दी कहो, अनु मेरा वेट कर रही है। तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? मैंने तुमसे बात करने के लिए 3 साल का वेट किया है। आज जब तुमसे अलग होने का ख्याल आया तो ऐसा लगा जैसे अब मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए आयुष की आंखें भर आईं। लेकिन रिया को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए बोली, जो भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे ये इस तरह की बातें पसंद नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं
और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कहते हुए एकदम खामोश हो जाता है। रिया, जिसे आयुष की इस बात का कोई एहसास ही नहीं था, थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वो आयुष की तरफ देखती है और कहती है, और कुछ भी कहना है? आयुष सिर हिलाकर न करता है। ठीक है, अब मैं जाती हूं, सब हमें ही देख रहे हैं। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। आयुष सोचने लगता है कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या चल रहा है इसके मन में? तभी कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें सभी को ऑडिटोरियम में बुलाया गया है। सभी वहां पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसे कॉलेज के प्रिंसिपल डा रतन पाठक द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। वो सभी स्टूडेंट्स को सफल होने की बधाई और आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं और साथ ही एक प्रेरणाप्रद संदेश भी देते हैं। सारा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज जाता है। वहीं आयुष के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, तो वो दुखी होकर वहां से जाने लगता है। तभी उसके दोस्त अजय और प्रभास उसका रास्ता रोककर कहते हैं, बहुत देर से देख रहे हैं तुम, इतने उदास क्यों हो? जब कॉलेज आए थे तब तो तुम बहुत खुश थे। नहीं, कुछ नहीं, कहकर आयुष ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाता है। रिया भी ऑडिटोरियम से बाहर आकर अनु से बात करती है। अनु बताती है कि मम्मी पापा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। तुम तो जानती हो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं तो MBA करना चाहती हूँ। मैंने कॉलेज भी सर्च कर लिया है। ये बात कैसे समझाऊं उनको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रिया कहती है, तो तुम कह क्यों नहीं रही अपने पापा से? अनु कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मेरा परिवार तुम्हारे परिवार जैसा नहीं है, एकदम खुले विचारों का। सच में रिया, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने अच्छा परिवार मिला। रिया ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो, हम दोनों उनसे बात करेंगे, वो भी जल्दी ही। अनु प्यार से थैंक्स कहते हुए रिया के गले लग जाती है। रिया अनु से कहती है, मुझे अभी कॉलेज में टाइम लगेगा, तुम निकलो घर के लिए, हम शाम को बात करते हैं। ठीक है, कहते हुए अनु चली जाती है। कुछ टाइम बाद जैसे ही रिया कॉलेज से निकलती है तो सामने देखती है आयुष भी निकल ही रहा है। वो कुछ सोचती है और फिर आयुष को आवाज देती है, आयुष रुको, हम साथ ही निकलते हैं। आयुष ये सुनकर चौंक जाता है और सोचने लगता है, जिसने 3 सालों में आज तक मुश्किल से 3-4 बार ही बात की है, वो भी किसी काम से, क्लासरूम में अचानक इस तरह साथ चलने की बात कैसे कर सकती है? तब तक रिया उसके पास आती है और कहती है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कहकर आयुष चुप हो जाता है। रिया कहती है, ठीक है, तो क्या मैं समझे कि हम साथ चल रहे हैं? आयुष थोड़ा सा घबराते हुए, थोड़ी दूर तक ही, आगे मेरे पापा की शॉप है, पता नहीं क्या सोचेंगे। रिया कहती है, ठीक है, यहीं पास में कैफे है, वहां बैठते हैं, फिर निकलते हैं। आयुष खुश होते हुए, ये ठीक रहेगा। दोनों कैफे में बैठते हैं। रिया का फी ऑर्डर करती है, फिर आयुष से पूछती है, अब आगे क्या करना है? तभी कैफे का मालिक रितेश मिश्रा रिया को देखकर पूछता है, अरे रिया बेटा, आप यहाँ घर में सब ठीक है? रिया जी, रितेश अंकल, सब ठीक है, कॉलेज आई थी। तभी रितेश आयुष की तरफ देखते हुए, ये कौन है, पहले कभी देखा नहीं? रिया अंकल, ये आयुष मेरा क्लासमेट है और ये यहाँ पहले कभी आया नहीं, सोचा आपका कैफे दिखा दूं, मैं रहूंगी, नहीं तो कौन आएगा यहाँ। सभी साथ में हंसने लगते हैं। रितेश, तो आयुष, अब आप यहाँ आएंगे? आयुष, जरूर अंकल। रितेश, अच्छा तुम लोग बात करो, मुझे अभी बहुत काम है, कहकर वहां से चला जाता है। अरिया आयुष से, अब तुम बताओ। आयुष बताता है, तुम्हें तो सब पता है, ऐसे में जो पापा कहेंगे वही करूंगा। रिया कहती है, पर तुम तो कुछ और ही कर रहे हो। आयुष जी, रिया, मैं तो सब जानती हूं कि कैसे तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, कितने अरमान हैं उनके तुम्हारे लिए, कितने गर्व से सबको बताते हैं कि उनका बेटा कितना तेज है पढ़ने में। आयुष, तुम्हें इतना सब कुछ पता है मेरे बारे में। रिया, इसका मतलब ये ना समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे इस गुण का सम्मान करती हूं। और वैसे भी जीवन में जिस काम को छिपकर करना पड़े वो अच्छा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, तुम एकमात्र उनके जीवन की आशा हो।
उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ना, नहीं तो वो टूट जाएंगे। आयुष दुखी होता है और कहता है तुम ठीक कह रही हो, मैं ही समझ नहीं पाया। रिया कोई बात नहीं, जब सफल हो जाना तो फिर प्यार भी कर लेना। दोनों हंसने लगते हैं। आयुष, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? रिया, नहीं, पूछो क्या पूछना है। आयुष, तुम कैफे मालिक को जानती थी, फिर भी तुम मुझे यहां लाई, तुम्हें डर नहीं लगा? रिया, इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? मैं कोई बुरा काम तो नहीं कर रही, और फिर मैंने कोई झूठ भी तो नहीं बोला। आयुष, एक बात और पूछ सकता हूं रिया? हाँ बिल्कुल। आयुष, आपको अभी तक किसी से प्यार का एहसास नहीं हुआ? रिया, जब होगा तो सबको पता चल जाएगा। मैं छिपकर कुछ नहीं करती, प्यार तो बहुत दूर की बात है, और ना ही ऐसे काम को पंसद करती हूं। आयुष कुछ कह नहीं पाता। रिया आयुष को देखकर कहती है, जीवन को समझने का एहसास सबका अपना अपना होता है। आगे कुछ सोचते हुए कहती है, अब हम सबका मिलना न जाने कब होगा। वैसे मुझे उम्मीद है मैं जहां भी होंगी तुम्हारे सफल होने की खबर मुझ तक पहुंच ही जाएगी। आयुष, हाँ जरूर। रिया, अच्छा लगा सुनकर। आयुष, सारी रिया, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। रिया, अच्छा ही किया, कम से कम मन में रहने से तो अच्छा ही है, और सब क्लियर भी हो गया। ये आयुष, थैंक यू, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। रिया, अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। आयुष, हाँ बिल्कुल। दोनों कैफे से बाहर आते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अलग रास्ते पर बढ़ जाते हैं। रिया घर पहुंचती है जहां मां उसका वेट कर रही हैं। मों के कुछ बोलने से पहले ही रिया कहती है, क्या मां, मैंने कहा था ना कि आज लेट हो जाऊंगी। मां कहती है, कहाँ था लेट हो जाओगी, लेकिन कितना, ये तो बताया ही नहीं। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रहूंगी। रिया की बात सुनते ही मां मुस्कुराने लगती है। फिर कॉलेज में जो भी हुआ सब कुछ मां को बताती है। मां कहती है, अच्छा किया तुमने। तभी रिया के मोबाइल पर अनु की कॉल आती है। रिया उससे बात करती है। अनु लगातार रोए जा रही है। रिया समझाती है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अनु कहती है, तुम नहीं समझ रही हो पापा, कभी नहीं मानेगी रिया। अच्छा वैसे भी आज कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अनु गुस्से में, कैसी बात कर रही हो, तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा है, फिर कभी ऐसा मत बोलना। रिया, तो फिर रो क्यों रही है? मैंने कहा ना कल आती हूं, सब ठीक हो जाएगा। अनु चुप होते हुए, अच्छा ये बताओ तुम इतनी लेट क्यों हुई? का लेट से घर आने में रिया, अच्छा माने पूछा था तुमसे? अनु कहती है, हाँ। रिया आयुष के बारे में सब बता देती है। अनु, हाय कितना हैंडसम है, हो क्यों नहीं की? रिया, पागलपन की भी एक हद होती है, तुम्हें अच्छे से पता है ये सब मुझे पसंद नहीं। अनु हंसते हुए, जानती हूं तभी तो। रिया, ये बात हम दोनों तक ही रहे, मैं नहीं चाहती ये बात कभी किसी को भी पता चले और उसका कोई मजाक बनाए। अनु, नहीं यार, मैं समझ रही हूं, ठीक है कल मिलते हैं कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करती है। अगले दिन सुबह बिना किसी की जगह रिया जाग कर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है। आज वो अनु को भी नहीं कहती साथ में आने को। मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पार्क में पक्षियों की आवाजें उसके मन को एक अलग सा सुकून दे रही हैं। वो कुछ देर वहीं सुकून से वहीं बैठती है, फिर वहां से घर की तरफ निकलती है। घर पर पहुंचते ही देखती है कि माँ उसका इंतजार कर रही है और डैडी भी। रिया एक अजीब सी उलझन में है। ये बात में शर्मा समझ जाते हैं। वो कहते हैं, क्या आज हमसे कोई बात नहीं करेगा? रिया समझ जाती है ये उसके लिए ही कहा गया है। रिया वही सोफे पर बैठ जाती है, पर बोलती कुछ नहीं। मी और मिसेस शर्मा दोनों ही उसके पास आके बैठते हैं, और मी शर्मा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, मैं जानता हूं कि तुम हमसे दूर जाने के कारण परेशान हो। रिया हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, अकेले मुश्किल सा लगता है, कैसे रह पाऊंगी मी? शर्मा, अकेली कहाँ हो तुम? वहां बनारस में तुम्हारे मौसी मौसा भी तो है, जब भी मन करे उनसे जाकर मिल लेना। और वैसे भी आगे की पढ़ाई तो करनी ही होगी। मुझे अपनी बेटी को रिया शर्मा से डारिया शर्मा बनते हुए देखना है। फिर जो चाहे वो निर्णय लेना अपने जीवन का, चाहे तो मेरा बिजनेस देखना, चाहे प्रोफेसर बनना। रिया, उसके लिए तो बहुत समय है, अभी तो
पोस्ट ग्रेजुएशन ही बाकी है। पहले इसे तो होने दो मिसेस शर्मा, तुम बाप बेटी हमेशा ही शुरू हो जाते हो। समय के साथ तुम दोनों के ही सपने पूरे हो जाएंगे। मी शर्मा, हाँ जरूर, इसमें तो कोई शक ही नहीं, क्योंकि हमारी बेटी होशियार होने के साथ साथ बहुत समझदार भी है। सभी साथ में हंसने लगते हैं। रिया अनु के घर जाती है। अनु के मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। रिया उन्हें हाथ जोड़कर बड़े ही नम्र भाव से नमस्ते करती है और पूछती है, आप सब कैसे हैं? अनु के पापा, मैं शैलेश अवस्थी, सब बढ़िया है। तुम बताओ, तुम्हारे पापा कैसे हैं और कहाँ हैं? आजकल काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। रिया, डैडी एकदम ठीक है, बस ऑफिस का काम बहुत ज्यादा है, इसलिए कहीं आ जा नहीं पा रहे। मैं शैलेश अवस्थी, हाँ वो तो होंगे ही, काम जो इतना ज्यादा है और अकेले ही पूरा बिजनेस संभालने वाले। रिया पूछती है, अंकल? अनु, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो मैं? शैलेश अवस्थी, बेटा उसे समझाओ ना, जाने कहाँ खोई रहती है आजकल। कल लड़के वाले उसे देखने आ रहे हैं और इससे कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं। क्या कहेंगे, उनको अपने कमरे से निकलती ही नहीं। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। रिया बिना कुछ कहे अनु के कमरे में जाती है, जहां अनु चुपचाप बैठकर अपनी किताबों को निहारे जा रही है। रिया अनु के गले में बाहें डालते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, किन ख्यालों में गुम हो हमें भी तो पता होना चाहिए। अनु रिया को अपने इतने करीब देखकर जोर से रोने लगती है। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अनु, हाँ सच में पागल हो ही जाऊंगी। यदि जो पापा चाहते हैं वो हो गया। रिया, क्या तुमने अपने पापा को साफ साफ बताया कि तुम शादी से पहले अपने सपने को पूरा करना चाहती हो? अनु, एक बार कहा था पर वो समझते ही नहीं, फिर मेरी भी उनसे कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। रिया, यदि तुम अपने पापा से सारी बात कहती तो तुम्हें रोना नहीं पड़ता। अपने पापा को मन की बात बता दो। अनु कहती है, तुम क्यों नहीं समझ रही? पापा कभी नहीं मानेंगे। रिया, फिर क्या करोगी? अनु, पता नहीं रिया, तुम खुद पहले निर्णय ले लो, तुमको सच में क्या करना है। अनु, तुम्हें तो सब पता है फिर भी। रिया, जानती हूं, तभी तो तुम हमेशा कहती हो कि मेरा परिवार खुले विचारों का है और तुम्हारा नहीं। यदि तुम्हारा परिवार ऐसा नहीं है तो तुम एक शुरुआत क्यों नहीं कर सकती हो? जब तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो तो अपनी बात रखने में डर कैसा? और फिर वो तुम्हारे पापा हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम कहकर तो देखो, तुम्हारी हर बात समझेंगे। अनु, क्या ऐसा पसविल है? रिया, हाँ बिल्कुल, खुद पर विश्वास करके तो देखो। अनु हिम्मत करके कहती है, यदि ना माने तो रिया, तो शादी कर लेना पापा की खुशी के लिए। कहकर हंसने लगती है। अनु और रिया दोनों कमरे से बाहर आते हैं, जहां अनु के मम्मी पापा बैठे हैं। अनु धीमे स्वर में पापा कहती है तो एमी अवस्थी उसके तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या हुआ अनु, क्यों इतनी परेशान हो? अनु, मैं अवस्थी के पास बैठकर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं अवस्थी, बोलो ना बेटा, क्या बात है? अनु उनसे अपने मन की सारी बातें कह देती है और साथ ही यह भी कहती है कि आपकी डर की वजह से वो अभी तक नहीं कह पाई। मम्मी अवस्थी अपनी बेटी के ऐसे शब्दों को सुनकर कुछ नहीं बोलते, बस शांत होकर जमीन की तरफ देखते रहते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अनु से उनकी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। वो तेज से रोने लगती है और कहती है, पापा, मैंने आपका दिल दुखाने के लिए यह सब नहीं कहा, मुझे माफ कर दो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मी अवस्थी बिना बोले ही बाहर चले जाते हैं और फोन पर किसी से बात करते हैं। फिर अंदर आकर अनु से कहते हैं, तुमने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज देखा या इसके लिए मुझे अपने किसी दोस्त से बात करनी पड़ेगी? अनु आश्चर्य से पापा की तरफ और फिर रिया की तरफ देखती है। रिया भी में अवस्थी के इस बदले हुए रुख को देखकर समझ नहीं पा रही कि वो अनु से क्या कहे। अनु और रिया को शांत देखकर वाह, अवस्थी कहते हैं, अनु तुमने इतनी गंभीरता से पढ़ाई को लेकर कभी बात नहीं की। ये भी सच है कि मैं खुले विचारों का नहीं हूं और इस भागम भाग वाली दुनिया की चकाचौंध से दूर हूं। मैंने हमेशा ही घर का माहौल सख्त रखा, वो इसलिए तुम सब अच्छे बन सको। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बुरा हूं जो अपने बच्चों के सपनों को तोड़ दूं। डरता था कि तुम सब बिगड़ ना जाओ।
पर तुम्हारी बातों ने एहसास कराया कि तुम बहुत समझदार हो गई हो। तभी अनु कहती है, पापा मैं जीवन में ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगी जिससे कभी भी आपको दुख हो मी। अवस्थी कहते हैं, जानता हूं मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी का विचार मन से निकाल दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपना सारा ध्यान अपने पढ़ाई पर लगाओ। अनु के चेहरे पर आज जो खुशी थी वो पहले कभी नहीं देखी थी रिया ने, क्योंकि ये खुशी उसके सपने से कम उसके पापा के मिलने की ज्यादा थी। अनु हमेशा ही रिया से कहती थी, तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें इतने अच्छे पापा मिले, जो पापा कम दोस्त ज्यादा थे। और ये कहते कहते हमेशा ही शांत हो जाती थी। उस दर्द को रिया ने हमेशा ही उसके चेहरे पर महसूस किया था, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे जीवन में पहली बार खुलकर हंसी हो। रिया अनु को इस तरह देखकर बहुत खुश थी। उसने अनु से कहा, बधाई हो अनु, अब तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकती हो। अनु खुशी से रिया को गले लगा लेती है और कहती है, तुम ही तो मेरी लाइफ की एंजल हो। और फिर दोनों हंसने लगती हैं। रिया अनु से कहती है, अब मुझे चलना होगा, बहुत देर हो गई है। अनु मना करती है, पर रिया के ज्यादा कहने पर फोन पर बात करेंगी कहकर उसे जाने देती है। रिया घर न जाकर आगे पार्क की तरफ चली जाती है और वहां जाकर पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठकर हर एक छोटे बड़े सभी पौधों को निहारती है और कहती है, तुम सबसे तो मेरा सबसे पुराना रिश्ता है। तुम सब तो मुझे मेरी तरह जानते हो। जिन सवालों के जवाब ढूंढने में हर रोज यहां आती हूं, उनके जवाब तुम सबको पता है। फिर क्यों तुम सब मुझे इतना दर्द देते हो? क्यों नहीं बताते कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? कौन है जो ऐसे ही एक छोटी सी बच्ची को यहां छोड़कर चले गए? जरा भी दया ना आई थी उन्हें, और ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्हें इस तरह मुझे छोड़ना पड़ा? ऐसे ढेरों सवालों के बीच रिया का मन हर रोज यहां आकर उलझ जाता है और वो रोने लगती है। तभी उसका मोबाइल बज उठता है, जिस पर एक पुराने गाने की रिंगटोन, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, लगी हुई है, जिसे सुनकर वो आंसुओं पोंछकर मुस्कुराने लगती है और कॉल रिसीव करती है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही तुम फिर से पार्क में जाकर बैठ गई। जल्दी घर आजा बेटा, हमें चिंता हो रही है तुम्हारी। वैसे रिंगटोन तो पसंद आई ना तुम्हें? हाँ माँ, मैं सुनते ही समझ गई थी कि ये आपका ही काम है। अच्छा ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूं घर, कहकर रिया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर से खुद से ही बात करते हुए कहती है, मैं क्यों सोच रही हूं उनके बारे में जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर सोचना ही है तो उनके बारे में सोचूं जिन्होंने मेरे लिए अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपना घर, यहां तक कि अपना शहर, जहां उनका सब कुछ था, छोड़कर एक ऐसी जगह आ गए जहां उनका कोई अपना नहीं। ये कैसा प्यार है? तभी एक बच्चे की आवाज से, जो वहां वाल खेल रहा है, को सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है और वहां से उठकर घर चल देती है सरी तरफ। घर पर मिसेस शर्मा रिया से बात करने के बाद गुस्से से, कैसा वो मनहूस दिन था जो वो इलाहाबाद में हमारे घर के पड़ोस में रहने वाली मालती यहां हमारे घर आ गई थी। एक बार जो मुंह खुला तब तक नहीं रुकी, जब तक तूफान न ला दिया उसने हमारी रिया के जीवन में। पहले कितनी चंचल और शरारती हुआ करती थी हमारी रिया, उसके बाद से तो जैसे उसका बचपना ही कहीं खो गया। जब उसे उदास देखती हूं तो कह नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीतती है। मी शर्मा पत्नी की ऐसी बातें सुनकर कहते हैं, क्यों सोचते रहती हो उस बात को, वो किसी के बस में तो था नहीं, और वैसे भी इसमें कोई क्या कर सकता है जब ईश्वर की यही मर्जी थी। और हां, सच्चाई कितने दिन तक छुपती, एक न एक दिन तो यह बात रिया के सामने आनी ही थी, सो आ गई। मिसेस शर्मा दुखी होकर कहती हैं, हां जरूर, लेकिन हम उसे अलग तरीके से बताते तो शायद रिया के मन पर इतना दुख ना होता। जिस तरह से यह बात रिया के सामने आई, वो तरीका ही गलत था। याद है तुम्हें कि कितने दिनों तक रिया हंसी भी न थी और फिर कितनी बीमार भी रही। बड़ी मुश्किल से हमने संभाला था उसे। अब भी डर लगता है कि कहीं कोई तूफान फिर से आ गया तो टूटकर बिखर ना जाए। भगवान न करे यदि हम में से
यदि किसी को कुछ हो गया तो कौन संभालेगा हमारी रिया को, कहकर चुप हो जाती है। मीके शर्मा पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। अपने मन से यह सारे वहम निकाल दो। और वैसे भी अब रिया बनारस जा रही है और आगे की पढ़ाई वहीं करेगी। तुम तो बस उसके जाने की तैयारी करो। शर्मा जी की यह सब बातें सुनकर भी उनकी पत्नी के मन में न जाने कौन सा अनजाना भय आकर बैठ गया है, जिसे चाहकर भी वो कम नहीं कर पा रही है। तभी रिया आ जाती है और तीनों बैठकर अनु के बारे में बात करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ऐसे में यह तो संभव ही नहीं होता कि कोई भी इस होने वाले उतार चढ़ाव के दौर से गुजरने के बाद पहले जैसा ही बना रहे। कुछ न कुछ परिवर्तन तो आ ही जाते हैं। हमारी कहानी में रिया के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सुबह सुबह आंख खुलने ही रिया के मन में आज एक अनजाना सा डर है। कुछ ऐसा ही एक अनजाना सा डर मिसेस शर्मा के मन में भी ये है। फिर भी दोनों ही अपने अपने काम को करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आज शाम को ही रिया को अमीके शर्मा के साथ बनारस के लिए निकलना है। ना चाहते हुए भी रिया पैकिंग कर रही है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी जाने का नहीं कर रहा। लेकिन क्या करे, मी शर्मा की जिद के आगे हार गई थी और बीएचयू में एडमिशन की लास्ट डेट भी थी। अब जो भी हो, यह पक्का है कि वह इसे टाल नहीं सकती। इधर मी शर्मा सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए, ये कहकर कि ऑफिस के सारे काम निपटाकर दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। रिया के मन का अनजाना डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि ये तो गुजरते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मिसेस शर्मा भी इसी उलझन से गुजर रही हैं, लेकिन काम तो सारा दोपहर से पहले खत्म करना था, इसलिए जल्दी जल्दी काम करने में लग गई। दोनों दोपहर तक सारा काम खत्म करके मेरे शर्मा का इंतजार करने लगी, क्योंकि बात की तैयारी उन्हें ही करनी थी। काफी टाइम होने के बाद भी एमी शर्मा की कोई खबर नहीं थी। अब दोनों के मन की चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, क्योंकि मी शर्मा टाइम के बेहद पंकचुअल है। वो जिस टाइम काम करने को कहते उसी टाइम करते। रिया ने मी शर्मा के ऑफिस में बात की तो पता चला कि उन्हें काफी टाइम गुजर चुका ऑफिस से निकले हुए। अब ये सुनकर मिसेस शर्मा का डर बेहद बढ़ चुका था। रिया ने जैसे तैसे संभाला। तभी रिया के मोबाइल पर एक अननोन कॉल आती है। रिया बात करती है तो पता चलता है कि एमी शर्मा का एक्सीडेंट हो गया है और वो गंभीर रूप से घायल है। रिया को यह सुनकर लगा जैसे अब वो होश ही खोने वाली है, परंतु दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो जानती थी कि यदि ये बात मिसेस शर्मा को बता दी तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसने अनु से बात करके उसको घर पर बुला लिया और खुद हॉस्पिटल निकल जाती है। हॉस्पिटल में मिया शर्मा को घायल हालत में बेसुध देखकर रिया को ऐसा लगता है अब खड़े होने की हालत में नहीं है और वहीं पड़ी बेंच पर गिर जाती है। वो तो भला हो उस अनजाने से लड़के का जिसने उसे संभाल लिया और आराम से बैठा देता है। तभी उसे डा अभिनव गुप्ता आते हुए दिखाई देते हैं। रिया डा अभिनव से भली प्रकार परिचित है। रिया को देखते ही डा अभिनव उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैंने ही तुम्हें कॉल लगवाया था। और फिर एक्सीडेंट की पूरी जानकारी रिया को देते हुए बताते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी कम से कम 1 सप्ताह तक उन्हें यहीं रहना पड़ेगा। यह अभिनव की बात सुनकर रिया को अब थोड़ा ठीक महसूस होता है। रिया उनसे पूछती है, अंकल क्या वो अपने डैडी से मिल सकती है? डा अभिनव कहते हैं कि अभी मी शर्मा को होश नहीं है, मेडिसिन का असर है, कम से कम 1 घंटे बाद आप अपने डैडी से मिल सकती हैं। और हाँ, मेरा अब भी ऑपरेशन लगा हुआ है, लेकिन डाश लोग की ड्यूटी यही है और वही आपके डैडी को भी देखेंगे। आओ मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूं, जिससे तुम्हें यहां कोई परेशानी नहीं होगी। रिया डा श्लोक से मिलने के लिए डा अभिनव के पीछे पीछे जाती है। तभी सामने से वही लड़का आता हुआ दिखाई देता है जिसने कुछ देर पहले रिया को गिरते गिरते बचाया था। डा अभिनव उसे देखकर रुक जाते हैं और उसकी तरफ इशारे करते हुए कहते हैं, रिया ये है डा श्लोक और यहाँ का पूरा इंचार्ज इन्हीं का है। मैंने इन्हें मिक शर्मा के बारे में बता दिया है। रिया के हेलो कहने पर डा श्लोक ने भी जवाब दिया,
और कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है। यदि आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। डा अभिनव, ठीक है, अब मैं चलता हूं, कहकर वहां से चले जाते हैं। डा श्लोक रिया को देखते हुए कहते हैं, हाँ, परेशान मत हो मी, शर्मा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। रिया उनका धन्यवाद कर वहीं पड़ी बेंच पर बैठ जाती है और अन्नू को कॉल करके सारी बात बता देती है। साथ ही मां को हॉस्पिटल लाने के लिए कहती है। इधर डा श्लोक वार्ड बॉय से कहते हैं, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे डिस्टर्ब ना करे। मैं 30 मिनट बाद मी शर्मा और फिर दूसरे पेशेंट को देखूंगा, कहकर अपने केबिन में चले जाते हैं। उनके केबिन की चेयर उस विंडो के ठीक सामने है जहां रिया बैठी मी शर्मा के होश में आने का इंतजार कर रही है। डॉक्टर श्लोक की चेयर पर बैठते ही उनकी नजर रिया पर पड़ती है और वो उसे एक तक देखते रहते हैं। एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है उन्हें। यूं तो रिया साधारण सी नैन नक्श वाली लड़की थी, पर फिर भी उसका मैच्योर व्यक्तित्व उसे बेहद आकर्षक बनाता है, जिससे डा श्लोक बिना आकर्षित हुए न रह पाए। आज तक उन्होंने किसी लड़की को इस तरह न देखा था। यह बात और है कि उनका स्वयं का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कोई भी लड़की उन पर मर मिटने को तैयार थी। डा बनते बनते तो गिनती करना भी मुश्किल था कि कितनी लड़कियों ने खुलेआम प्रपोज कर डाला था, मगर कमबख्त दिल किसी के लिए भी न धड़का और ये आंखें पहले कभी किसी की तरफ न देखी थी ऐसे। पर आज न जाने एक पल में ऐसा क्या हो गया जो पलक ही नहीं झपक रही थी, बस टकटकी लगाए रिया को देखे जा रही थी। सबसे खूबसूरत तो उसकी आंखें थी, न जाने क्या दर्द छुपाई थी। जब रिया को हॉस्पिटल के अंदर आते देखा था, एक पल के लिए लगा था बस दुनिया यहीं थम जाए, फिर उसका अचानक से गिरना और मेरा जाकर उसे संभालना, उसे छूते ही एक अजीब सा अपनेपन का एहसास हुआ था। तभी केबिन के खुलने की आवाज आती है। डा श्लोक जैसे गहरी निद्रा से जागे हों, अपने विचारों से बाहर आते हैं। वार्ड बॉय केबिन के अंदर आता है और कहता है, मिस्टर शर्मा को होश आ रहा है। डा श्लोक जाकर मी शर्मा का चेकअप करते हैं और कहते हैं, जल्द ही आप ठीक हो जाएंगे, बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो आप जल्दी घर जा सकते हैं, पर डा अभिनव ने कहा है जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते आपको यहीं रहना होगा। मी शर्मा सिर हिलाकर हाँ में स्वीकृति देते हैं, फिर रिया को पास बुलाने का इशारा करते हैं। डा श्लोक उनके इशारे को समझ जाते हैं और रिया को बुलाते हैं। रिया को देखते ही मी शर्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को बेहद हताश और दुखी महसूस करते हैं। रिया उनका हाथ थाम लेती है और कहती है, आप क्यों दुखी हो रहे? जो हमारे वश में ही नहीं उसे हम कैसे कर सकते हैं? और आप बिल्कुल ठीक हैं। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप उस बारे कोई बात नहीं करेंगे और न ही कोई बात अपने मन में रखेंगे। और वैसे भी अभी मां आने वाली है, आप उनसे हंसते हुए ही मिलना। आप तो जानते हैं ना उनका स्वभाव, कितनी जल्दी वो परेशान हो जाती हैं। मी शर्मा मुस्कुराने लगते हैं। तभी मिसेस शर्मा और अनु आ जाती हैं। सभी थोड़ी देर वहां रुकते हैं, फिर रूम से बाहर आ जाते हैं। रिया अनु को मां को घर ले जाने को कहती है और कहती है कि वो आज रात मां के साथ ही रहे, वो खुद हॉस्पिटल में ही रहेंगी। अनु मिसेस शर्मा को लेकर घर चली जाती है। रिया रूम में जाकर देखती है मी शर्मा सो चुके हैं, शायद मेडिसिन का असर है। सोचते हुए रूम से बाहर आ जाती है और वहीं पड़ी चेयर पर बैठ जाती है और हल्के हल्के एक हाथ से अपने सिर को दबाती है। तभी डा श्लोक अनु के पास आते हैं और कहते हैं, मैं शर्मा अभी सो रहे हैं और वो देर से जागेंगे। रिया कहती है हाँ, और फिर पूछती है, यहां चाय का भी कुछ मिल सकती है? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। डा श्लोक कहते हैं, आप बुरा ना माने तो पास में ही मेरा केबिन है, आप मेरे साथ चाय पी सकती हैं। बैठकर यहां अकेले बैठने से तो अच्छा ही है, थोड़ा चेंज होगा तो सिर का दर्द भी गायब हो जाएगा। और वैसे भी मैं अभी कुछ टाइम ही फ्री हूं। रिया कुछ सोचकर हां कर देती है। डा श्लोक 2 चाय का ऑर्डर देकर रिया के साथ अपने केबिन में बैठते हैं। कहते हैं जब प्यार की शुरुआत होती है तो पहले एक अनजाना सा आकर्षण होता है, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ जो खिंचाव महसूस करते हैं
उसका कारण जिसने भी समझ लिया वो अपने प्यार की वास्तविकता से परिचित हो जाता है। डाश लोग चाय पीते पीते रिया से उसके बारे में बात करते हैं और रिया उनके हर बात के जवाब को कम से कम शब्दों में देने की कोशिश करती है। रिया परेशान थी, इस कारण उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। शायद डाश लोग इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने रिया से मिस शर्मा को लेकर कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिया अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है क्योंकि डाश लोग की बातें और उनका इस तरह समझाना उसे अच्छा लगा। इसके लिए उसने डाश लोग का धन्यवाद किया और फिर केबिन से बाहर आ गई। इस तरह एक सप्ताह निकल गया। मिस शर्मा अब ठीक थे, उन्हें आज रिया घर ले जाने वाली है। डाश लोग का मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि रिया हॉस्पिटल में ही बनी रहे। इन्हीं विचारों की उथल पुथल से डाश लोग का मन कहीं नहीं लग रहा था। रिया को देखते हुए एक सप्ताह कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और अब जब रिया को जाना है तो उन्हें अजीब सा लग रहा था। दिल कर रहा था कि रिया को एक पल के लिए भी खुद से दूर न होने दे, जाकर उसके हाथ थामकर दिल की हर बात कह दे और बह जाने दे भावनाओं के भंवर में खुद को। वो कहते हैं ना, जब इंसान समझदार होता है तो ये हक वो खुद से छीन लेता है, क्योंकि ये समझदारी का टैग वो खुद को देता ही तभी है जब अपनी भावनाओं पर संयम रखना आ जाता है। और ये संयम, जो कि आसान सी बातों को कितना उलझा देता है, फिर भी कुछ भी क्यों ना हो उसे रिया से बात तो करनी ही होगी। मन की इस उथल पुथल में जहां डाश लोग का मन बैठा जा रहा था, वहीं रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक सप्ताह बाद आज उसका पूरा परिवार एक साथ घर पर होगा। जब खुशी होती है वक्त का पता ही नहीं चलता, कितनी तेजी से गुजरता है। रिया के लिए तो ये वक्त ऐसा ही था, वहीं डाश लोग के लिए ये किसी सजा से कम न था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब चाहत दिल से होती है तो ईश्वर भी उसकी मदद कर ही देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ डाश लोग के साथ, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। डा अभिनव, जिन्हें एम शर्मा की कुछ रिपोर्ट्स जो हॉस्पिटल में ही रह गई थी वो देने उनके घर जाना था, उन्होंने डाश लोग को भी साथ ले लिया। आज रिया के घर पर डाश लोग को बातों ही बातों में रिया के अतीत के बारे में पता चला। शायद यही एक वो वजह थी जो अनजाने में उसे रिया की तरफ खींचे ले जा रही थी। घर से निकलते वक्त जब उसकी नजर बालकनी में पड़े झूले पर गई, जिस पर रिया बैठकर डूबते सूरज को एकटक निहारे जा रही थी, हवा के झोंके उसके बालों को जो हल्के हल्के से उड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सुहावनी सी शाम की सारी खूबसूरती बस उस एक पल में समा गई हो। डाश लोग के लिए ये पल ऐसा ही था जिसकी कल्पना हर प्रेमी अपनी प्रेम कहानी में करता है, पर हकीकत में तो यह बड़ी किस्मत से मिलता है। डाश लोग का रिया को इस तरह निहारना, भले ही रिया ने देखा हो, लेकिन वहां कोई था जो डाश लोग के मन के इस भाव को समझने में देर न लगी। डाश लोग रिया के घर से आने के बाद सारी रात सो न सके थे, क्योंकि उनका जीवन भी अतीत की ऐसी ही एक सच्चाई को समेटे हुआ था। वही दर्द, वही अकेलापन उनका भी साथी है जो रिया का। भीड़ में दोनों चाहे जितना भी हंस लें, पर एकांत में उन्हें कोई खुशी खुश नहीं कर सकती। ये अकेलापन ही था जो सच में उन दोनों का बेहतरीन साथी था। रिया को किताबें लेने जाना था। काफी दिनों के बाद वो बिना किसी फिक्र के घर से बाहर निकली थी। आज का मौसम भी बेहद सुहावना था। सड़क के किनारे किनारे कतारों में खड़े गुलमोहर के पेड़, जिन पर खिले फूलों से भरी डाली जो हवाओं के संग जाने को मचल रहे थे, पर डाली ने उन्हें रोक रखा था। फिर भी कुछ को कोई बंधन रोक न सका। वो धीरे धीरे हवा के साथ कुछ दूर चलकर सड़क कर गिरकर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। रिया जब भी ऐसा मौसम देखती वो अलग ही दुनिया में खो जाती है। इन गुलमोहर के पेड़ों को देखकर वो खुशी से चहकने लगती। उसे लगता इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये खूबसूरती उसके मन को सुकून देती है। वहीं डाश लोग सुबह सुबह अपने टेरेस पर खड़े होकर खुली हवा को महसूस कर रहे हैं। तभी उनकी नजर सामने सड़क पर जाती युवती पर पड़ी। दिल की धड़कनें एक अनजाने से एहसास से बढ़ गई। ऐसा लगा मानो सामने रिया जा रही हो। उनका खुद पर कोई जोर नहीं था।
एकाएक कदम नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वो इस पल को गंवाना नहीं चाहते थे। तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो सड़क पर निकल पड़े। भावनाओं का ऐसा बहाव जहां दिमाग की गति शून्य हो जाती है और तब हृदय ही निर्णय लेने लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था डाश लोग के साथ में भी। बेसुध मन, बेचैन धड़कनें और किसी को तलाशती आंखें। प्यार की कशिश कुछ ऐसी ही होती है। बिना पंखों के खुले आसमान में उड़ता मन कल्पनाओं की न जाने कितनी कहानियां बनाता है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब भी प्यार को दोनों तरफ महसूस किया गया है या ये सिर्फ एक तरफा है। आज बहुत ही खास था इन हवाओं में, जो एक नई कहानी की शुरुआत की करने जा रही थी, जहां प्रेम की असीम गहराई है, जो वास्तविक रूप से इंसान को जीवन का आनंद लेना सिखाती है। डाशलोक ने पीछे से तेज आवाज में रिया का नाम लिया, जिसे सुनते ही युवती ठिठक गई और पीछे पलटकर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के भाव एक साथ थे। और यही भाव इस समय डाशलोक के चेहरे पर भी थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये कल्पना है या हकीकत। क्योंकि ये युवती कोई और नहीं रिया थी, जो अब उनकी तरफ ही चली आ रही थी। पास आते ही रिया ने डाशलोक से पूछा, आप यहां कैसे? डाशलोक ने अपने मन को शांत किया और कहा, नहीं, बस ऐसे ही सोचा, थोड़ा खुली हवा को महसूस करें इसलिए। रिया ने कहा, हाँ, ये मौसम और इन पेड़ों की खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। डाशलोक ने कुछ इधर उधर देखा और फिर इशारे से रिया से कहा, चलिए वहां चलते हैं। रिया ने इस पर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। दोनों आगे जाकर गुलमोहर के पेड़ के नीचे पड़ी हुई बेंच पर बैठ जाते हैं, जहां कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल शांत है। फिर अचानक ही डाशलोक रिया से कहते हैं कि रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करता है, और जब तुम मेरे आसपास होती हो तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, और जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तब भी सिर्फ तुम्हें ही सोचता हूं। जब तुम्हें हॉस्पिटल में पहली बार देखा था, ऐसा लगा था मानो मेरे जीवन का सारा खालीपन भर गया हो। तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में बिताए वो दिन सबसे खास है मेरे लिए। सच कहूं कि तुम में मुझे मेरे जीवन का सबसे खास पल मिले हैं। रिया डाशलोक के शब्दों को सुनकर शून्य सी हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे, पर कुछ तो था जो डाशलोक की बातों ने उसके मन को झंझोर के रख दिया था। वो कुछ पल के लिए शांत थी, या ये कह सकते हैं कि वो अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही इस परिस्थिति को भांप चुके थे, अतः दोनों ही अब बात को बदल देना चाहते थे। कुछ देर दोनों अपने अपने बारे बातें करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब रिया डाशलोक से बातें कर रही थी। हॉस्पिटल में तो अक्सर दोनों की बातें हो जाया करती थीं, पर यह पहली बार था कि हॉस्पिटल के बाहर एक अलग जगह पर दोनों बात कर रहे थे। इस अलग सी जगह पर कितना अलग सा एहसास था, ये दोनों के मन आसानी से वयों कर रहे थे। मन की बात जब कह दी जाती है तो काफी हद तक मन शांत हो जाता है। ऐसी ही शांति का एहसास डाशलोक को हो रहा था। लेकिन अब रिया के मन बेचैन हो उठा था। जहां एक और एक मन में अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनेकों सवाल उठने लगते, जिनके जवाब उसे जानने थे। रिया घर तो पहुंची, लेकिन उसका मन डाशलोक की बातों में ही अटक कर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद भी डाशलोक के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी। कुछ तो बात थी उनमें जो रिया को अपनी ओर खींच रही थी। तभी अनु की कॉल आती है। दोनों बात करती है, लेकिन आज रिया अजीब ढंग से बात कर रही है। ये समझते अनु को ज्यादा समय नहीं लगा। उसने रिया से पूछा, कुछ हुआ क्या? जो बात करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अंकल तो अब ठीक है। फिर तुम क्या सोच रही हो? मैं कह कुछ और रही हूं, तुम जवाब कुछ और ही दे रही हो। पर रिया उसकी बात सुनकर भी नहीं सुन रही। तब अनु गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और सोच में पड़ जाती है कि रिया ने ऐसे तो कभी नहीं किया, फिर आज क्या हो गया? इधर रिया को देखकर मिसेस शर्मा रिया से पूछती हैं, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? रिया को कुछ समझ नहीं आता। वो पूरी बात मिसेस शर्मा को बता देती है। मिसेस शर्मा ये सब सुनकर मुस्कुरा रही हैं। रिया उनको इस तरह देखकर पूछती है, क्या हुआ? आपको तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे आपको सब पहले से ही पता है।
यह सुनकर मिसेस शर्मा कहती हैं, हाँ, जब श्लोक डा अभिनव के साथ तुम्हारे डैडी से मिलने घर आए थे तो मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ देखते देखा था। मैं तभी समझ गई थी कि उसके मन में तुम्हारे लिए क्या है। तभी रिया कहती है, माँ, ऐसा भी होता है क्या कि कोई किसी को देखे और उसे प्यार हो जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता। जब तक हम किसी को जाने ना समझे ना, तब तक ऐसी भावनाएं कैसे आ सकती हैं मन में। तभी मिसेस शर्मा कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि आज की पीढ़ी क्या सोचती है प्यार के बारे में, पर मेरा अनुभव कहता कि तुम्हें उसे जानना जरूर चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें वो बिल्कुल अपने जैसा ही लगे। रिया पूछती है कि आप क्या कहना चाहती हैं? तो मिसेस शर्मा कहती हैं कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हो सकता है जिनके जवाब तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए। रिया कहती है, मुझे लगता है कि आपने पूरी जासूसी कर रखी है डा श्लोक पर। दोनों एक साथ मुस्कुराने लगती हैं। फिर थोड़ी गंभीरता से मिसेस शर्मा रिया से कहती हैं कि श्लोक बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम सोचना इस बारे में। और ये कहकर वो रूम से चली जाती हैं। रिया अब भी उलझन में है, पर अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। तभी अनु गुस्से से उसके घर आती है और सीधे रिया के कमरे में पहुंच जाती है और कहती है, तू तो ठीक ठाक ही दिख रही है, फिर बातें पागलों जैसी क्यों कर रही थी? मैं पूछ कुछ रही थी और तू जवाब कुछ दे रही थी, क्यों? रिया कहती है, हाँ, बस ऐसे ही तुझे परेशान करने का मन था इसलिए। सच में तू मुझे परेशान करने के लिए ये सब बोल रही थी, पर मुझे लगा जैसे सुबह सुबह तुझे किसी ने प्रपोज कर दिया हो और तेरे दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया हो, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा तो कोई और बात हो नहीं सकती जो तू अपने कमरे में इतनी विचार मग्न बैठी हो। क्या मतलब है तेरा? कुछ भी बोलती रहती है, रिया ने दिखावटी गुस्से में कहा। इस पर अनु चहकते हुए बोली, सच में कौन है वो? बताना यार, जो इस बार तू प्रपोज करने वाले को अपने लेक्चर नहीं पिला पाई, तभी यहां बैठी है। रिया उससे चिढ़ते हुए बोली, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या खा के आई है जो कुछ भी बोलते जा रही है? इस पर अनु ने प्यार से उसके गले लगते हुए कहा, अच्छा तो सच क्या है, तू ही बता दे। रिया ने भी उसे प्यार से कहा, हाँ, जो तू कह रही है वही सच है। मुझे कहाँ पता था सुबह सुबह मेरे साथ ये घटना घट जाएगी। अनु से खुशी से उछलते हुए पूछा, कौन है वो? रिया ने कहा, डा श्लोक। अनु खुशी में उछलने लगी और पूरी बात पूछने लगी। रिया ने उसे सारी बातें बता दी जो उसके और डा श्लोक के बीच हुई। अनु ने पूछा, तुमने उन्हें कोई जवाब क्यों नहीं दिया? रिया ने कहा, मैं डा श्लोक के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि हॉस्पिटल में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो फिर जवाब कैसे देती और क्या देती? अनु ने रिया को चिढ़ाते हुए कहा कि ओहो, इसका मतलब तुम उन्हें जानना चाहती हो। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और गुस्से में उसने अनु से कहा कि नहीं, वो तो माँ ने कहा इसलिए सोच रही हूं। अनु ने कहा, चलो कम से कम सोचा तो सही। चलो फिर अब बताओ आगे का क्या प्लान है? अनु ने शरारती अंदाज में पूछा तो रिया ने कहा, कुछ नहीं। यदि ये सच में प्यार ही है तो रास्ता ढूंढ ही लेगा, फिर मैं क्यों करूं? अच्छा छोड़ो मेरी बातें, तुम कब बैंगलोर जा रही हो? रिया ने अनु से पूछा। अनु ने कहा, 2 दिन बाद निकल जाऊंगी, पापा साथ ही जाएंगे। रिया अनु के लिए बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ डा श्लोक रिया से मिलने के बाद से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन एक जो अब उनके मन में था वो ये रिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो तो अभी तक यह भी नहीं जानते कि रिया उसके लिए क्या महसूस करती है, या ये कहूं कि कुछ महसूस करती भी है या नहीं। वो खुद से ही बात करते करते कब अस्पताल पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी डा अभिनव उन्हें आवाज देते हैं, वो बहुत ही जल्दी में है। डाश लोग उनसे मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पास के अनाथालय में एक कमरे की छत गिर जाने से कुछ बच्चे काफी घायल हो गए हैं, जो सभी यहीं लाए गए हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। हमें उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। डा श्लोक अब सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे कब एक सप्ताह गुजर गया उन्हें पता ही नहीं चला। इधर रिया इन सब बातों से अनजान यही सोच रही थी कि चलो अच्छा है, कम से कम डा श्लोक
खुद ही भूल गए इस बात को। लेकिन फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं गया जो रिया को दाश लोग का ख्याल न रहा हो, पर संकोचवश वह यह बात किसी से कह न सकी। कहती भी तो किससे, अनु भी बेंगलोर जा चुकी थी अम्मी, और मिसेस शर्मा के सिवा कोई और न था उसके पास। रिया ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, जहां उसने पढ़ना और पढ़ाना दोनों शुरू कर दिए। मिस शर्मा अब काफी ठीक हो गए थे और ऑफिस जाने लगे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त डा अभिनव से मुलाकात हो गई तो उन्होंने डॉक्टर श्लोक के बारे में बताया। जब मिस शर्मा घर आए तो उन्होंने डॉक्टर श्लोक के बारे में मिसेस शर्मा और रिया को बताया कि वो किस तरह अनाथालय में घायल बच्चों का इलाज और देखभाल कर रहे हैं। जब से बच्चे हॉस्पिटल में आए हैं तब से डा श्लोक भी घर नहीं गए। वो कहते हैं जब तक बच्चे पूरी तरह से ठीक नहीं होते वो हॉस्पिटल में ही रहेंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा कौन करता है? रिया ने चिंता से पूछा। तब मिस शर्मा ने कहा कि सही कहा तुमने, आज के समय में सिर्फ वही लोग ऐसा करते हैं जो संवेदनशील हैं समाज के प्रति। डा श्लोक तो और भी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि उनका पूरा बचपन ऐसे ही किसी अनाथालय में बीता। न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा होगा उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए। उनके माता पिता तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में ही गुजर गए थे। डा श्लोक को तो अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो उस समय बहुत ही छोटे थे। ये सब सुनकर रिया को एक झटका सा लगा, क्योंकि वो इस संसार में सबसे ज्यादा खुद को ही टूटा हुआ महसूस करती थी। उसे आज पता चला कि और भी कोई जो उसके जैसा है और बहुत ही समझदार भी। उसका मन अब डा श्लोक से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। कुछ ऐसी भावनाएं उठ रही थी मन में जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह पूरी रात जागकर सुबह का इंतजार कर रही थी, पर आज रात भी सदियों के गुजरने जैसी थी। सुबह होते ही वह तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में जैसे ही उसने डा श्लोक को देखा वो उसे आज एकदम अलग से लगे, या ये कहूं कि रिया का डा श्लोक को देखने का नजरिया बदल गया था। उसे भी अब वही महसूस हो रहा था जो डा श्लोक ने उससे कहा था। रिया दूर से ही खड़े होकर डा श्लोक को एक तक निहारे जा रही थी। उसकी भावनाएं आज उसके वश में नहीं थीं, जो कि उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगी थीं। जैसे ही डा श्लोक की नजर रिया पर पड़ी वो दौड़ते हुए उसके पास आए, लेकिन उसे रोता हुआ देखकर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? रिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, आपको देखकर। मुझे देखकर क्यों? डा श्लोक ने पूछा। बस ऐसे ही। डा श्लोक को रिया की मनोस्थिति समझते समय न लगा। उन्होंने कहा, तुम परेशान ना हो, यहां पर अब सभी बच्चे अच्छी तरह से ठीक है और तुम देखना जल्द सब खेलने कूदने लगेंगे। रिया डा श्लोक की बातें सुनकर अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन अभी उसका मन बहुत कहना चाहता था। इसलिए उसने डा श्लोक से कुछ समय के लिए अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर चलने के लिए पूछा। डा श्लोक कुछ कह पाते इससे पहले ही वहां डा अभिनव आ गए। उन्होंने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ सब ठीक है और जो भी होगा वो मैं देख लूंगा। आप डा श्लोक को थोड़ा बाहर ले जाइए, कम से कम इसी बहाने थोड़ा फ्रेश तो फील करेंगे। देखिए तो कैसी हालत बना ली है इन्होंने। रिया ने स्वीकृति में सिर को हिलाया। रिया के कहने और डा अभिनव के हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संभालने पर वो रिया के साथ कुछ समय बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। रिया डा श्लोक को उसी पार्क में ले गई जहां अक्सर वो घंटों अकेले बैठी रहती और वहां खड़े हर छोटे बड़े पेड़ पौधों से अपनी पहचान पूछती, लेकिन जवाब आज तक अधूरा ही था। डा श्लोक के साथ वहां आकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। दोनों वहीं घास पर जाके बैठ गए। डा श्लोक ने रिया से पूछा, अब बताओगी तुम क्यों रो रही थी? रिया ने डा श्लोक की तरफ देखा और कहा, आपके लिए। मेरे लिए क्यों? डा श्लोक ने आश्चर्य से पूछा। रिया ने कहा, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि आप एक डॉक्टर हैं। इसीलिए जब आपने मुझसे अपनी भावनाओं को कहा तो मैं उस तरह समझ नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद को हमेशा ही अकेला महसूस करती हूं। मुझे नहीं लगा कि
कोई मुझे समझ सकता है या मैं किसी को समझ सकती है, क्योंकि मैं हमेशा एक उलझन में रही कि जब मेरे माता पिता ने मुझे पैदा होते ही यहाँ पार्क में छोड़ गए तो मैं कैसे किसी को समझ सकती हूँ, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब ही नहीं मिलते कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। मेरे मन की यह उलझन मुझे किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं करने देती। मुझे लगता था कि रिश्ते सिर्फ मतलब और दिखावे के लिए ही होते हैं। जब एक माँ 9 महीने पेट में रखकर अपने बच्चे को खुद से इस तरह दूर कर सकती है, फिर किस पर भरोसा किया जा सकता है। मिस्टर और मिसेस शर्मा से मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर डर लगता है कि मेरी रगों में भी वही खून बहता है। कहीं ऐसा ना कुछ हो जाए कि मेरी वजह से उन्हें दुख हो। जिंदगी के हर कदम पर चलते हुए डर लगता है। खुद को मजबूत महसूस कराने की हर पल कोशिश करती हूँ, जिससे कभी भी उन्हें कभी कोई दुख ना हो। वो दोनों तो मुझे देखकर जीते हैं। वो अपने हर रिश्ते से दूर हो गए सिर्फ मेरे लिए। ऐसे में उनकी खुशी ही मेरी जिंदगी है, वरना मुझे जिंदगी से कोई प्यार नहीं। लेकिन कल शाम डैडी जब ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। पहली बार कुछ अलग सा, लेकिन अपना सा लगा था। जैसे जैसे आपके बारे में सुनती गई, वैसे वैसे एक उम्मीद सी मेरे सामने थी। ऐसा लग रहा था जैसे आपको खुद में महसूस कर पा रही थी, जिससे अनजान बनकर दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो एक ही पल में अपना महसूस होने लगा। फिर जैसे ही आपको देखा तो अपनी भावनाओं को रोक न सकी। ये कहकर रिया की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। डाशलोक उसका हाथ अपने हाथों में थामकर कहते हैं, वो सब बोल दो जो तुम कहना चाहती हो। तुमने सच कहा कि तुम में मैंने भी खुद को महसूस किया। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूं। तुम दुनिया को वैसे ही देखती हो जैसे मैं देखता हूं। जानती हो जो अकेला होता है वही समझ सकता है अकेलापन। रिया ने डाशलोक के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे और एक दूसरे की खामोशी पढ़ते रहे। आज का दिन बेहद अलग सा था। रिया और डाशलोक के लिए वो प्यार की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। दोनों में एक बात बेहद कमन सी थी, वो थी खामोशी। जब भी दोनों साथ होते तो बस एक दूसरे का हाथ थामकर कुछ शब्दों में ही अपना समय व्यतीत कर लेते। वो कहते हैं ना, कभी कभी जो हम नहीं कह पाते वो हमारी खामोशी कह जाती है। इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक दूसरे से अपनी भावनाएं बांट कर तो सभी समझते हैं, पर ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं जो मन की भाषा बिन कह ही समझ जाते हैं। एक दिन डाशलोक ने डा अभिनव से अपने और रिया के बारे में बात की और कहा कि आप ही हैं जो मेरे अपने हैं, क्या आप मेरी तरफ से हमारे रिश्ते की बात रिया के माता पिता से करेंगे? डा अभिनव कहते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जो हम आप दोनों के साथ आने के लिए कुछ भी कर पाए। और वैसे भी आपकी जोड़ी तो ईश्वर का वरदान है। हम कल ही मी शर्मा से बात करेंगे। रिया के माता पिता तो रिया के व्यवहार में आए परिवर्तन को अच्छी तरह समझ पा रहे थे। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था रिया को ऐसे खुश देखकर। रिया अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर चुकी थी और इस शुरुआत में उसका हाथ जीवन भर थाम कर चलने के डाशलोक हमसफर बनकर उसके साथ थे। किसे पता होता है कि किस्मत किस तरह बदल जाए। रिया की किस्मत ने एक ऐसी ही करवट ले ली थी। सभी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। मिसेस शर्मा के सारे अरमान पूरे हो गए थे। उन्हें तो बस एक ही चिंता थी कि रिया को कोई ऐसा हमसफर मिल सके जो उसे उसकी तरह समझ सके। यह सपना डाशलोक के रूप में सच बनकर उनके सामने था। इससे बड़ी खुशी उनके जीवन में और हो भी क्या सकती थी। उनके पैर तो खुशी के मारे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। रिया और डाशलोक प्रणय बंधन में बंधकर अपने नव जीवन की शुरुआत करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है उनके जीवन के एक नए सफर की। लेकिन इनका यह सफर हर नए दंपति की तरह नहीं था। इनका सफर इनके अतीत में घुली कड़वाहट की एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। यह एक ऐसा कदम है जो इनके साथ जाने कितनों की जिंदगी संभालने वाला था। नई उमंगों, प्रेम और उत्साह से भरा रिया और श्लोक के जीवन का नया सफर शुरू हो चुका था। रिया डाशलोक के प्रेम के सहारे अपने अतीत से बाहर तो आ गई, लेकिन
जब से उसने उन अनाथालय के बच्चों को देखा था तब से उसकी इच्छा अनाथालय जाने की थी, पर वक्त की कमी में संभव न हो पाया। एक दिन उसने श्लोक से अपने मन की बात कही तो उन्होंने एक क्षण की भी देरी न की रिया से यह कहने में कि तुम्हारे मन में यह बात थी तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मेरे भी मन में कई दिनों से थी यह बात की अनाथालय जाकर बच्चों को देख औनऊ, लेकिन व्यस्तता के कारण संभव न हो सका। ऐसा करो, अभी तुरंत ही चलते हैं। रिया को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई, जिसकी खुशी उसकी चमकती आंखों में खूब दिखाई पड़ रही थी। आनन फानन में उसने खाने पीने का सामान, कपड़े और खिलौने जितना हो सका उसने ले लिए। आज ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लग रहा था कि वो खुद भी अनाथ है, क्योंकि भले ही जन्म लेते ही उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया हो, पर उसे मिस्टर और मिसेस शर्मा जैसे पालनहार मिल गए थे, जिन्होंने उसे कभी एक पल के लिए भी खुद से दूर न किया था। सब छोड़कर उसकी खुशी ही उनके लिए सब कुछ बन चुकी थी। वही खुशी जो मिस्टर और मिसेस शर्मा महसूस करते थे, आज रिया महसूस भी कर पा रही थी और समझ भी पा रही थी। वह न जाने कितने विचारों की कड़ियां एक साथ जोड़कर अतीत से अपने वर्तमान को जोड़कर देख रही थी। तभी श्लोक ने उसे झकझोरा, अचानक जैसे नींद से जागी हो ऐसे उसने कहा, क्या हुआ, क्यों इस तरह से हिलाया मुझे? श्लोक ने कहा, अजीब बात है, एक तो पूरे रास्ते तुम चुपचाप बैठी रही और जब हम अनाथालय आ गए तो कह रही हो क्यों इस तरह हिलाया? अरे हम पहुंच भी गए, इतनी जल्दी? रिया ने अनाथालय के गेट की तरफ देखते हुए। श्लोक ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना चला हो। रिया ने मन ही मन बुदबुदाया, सही कहा, आपने, मुझे तो सच में कुछ न पता चला। दोनों अनाथालय के अंदर जाते हैं, वहीं जैसे ही बच्चों की नजर श्लोक पर पड़ती है, दौड़कर सब उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। रिया जो भी सामान लाती है, बच्चे उन्हें पाकर बेहद खुश नजर आते हैं। रिया और श्लोक उन्हें खुश देखकर, उनकी खुशी को महसूस कर करके खुद भी खुश होते हैं। रिया और श्लोक अतीत से बाहर आकर खुशियों का नया रूप देख रहे थे। इन सब के बीच रिया ने एक निर्णय और ले लिया था, जिसमें श्लोक भी उसके साथ खड़ा था, कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होगी और वो अनाथालय में ही बच्चों के साथ रहकर उनकी देखरेख करेगी, क्योंकि यही उसके जीवन की सच्ची खुशी थी। वक्त यूं ही गुजरता जाता है, देखते ही देखते कई साल निकल जाते हैं। रिया और श्लोक ने जीवन के उतार चढ़ाव में एक साथ कई रंगों को महसूस किया था। उनके जीवन में जो कुछ था सब पीछे छूट चुका था। अब तो प्रकृति के सानिध्य, अस्पताल और बच्चों के साथ ही उनका हर पल गुजरता। श्लोक और रिया ने उस अनाथालय को अपना बना लिया था। वहां का हर बच्चा उनका अपना था। बच्चों की जिम्मेदारी उन दोनों की थी। कहते हैं तूफान तो अचानक ही आते हैं, ऐसे ही एक तूफान ने रिया के जीवन में फिर से दस्तक दी थी। एक दिन अचानक श्लोक की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वक्त का क्या भरोसा, कब वापस मुड़ जाए। रिया आज फिर अकेली हो गई थी। कोई नहीं था उसके पास और ना ही बहुत ज्यादा जमा पूंजी। बस उसे ही सब कुछ संभालना था। अपना कहने को कुछ नहीं था उसके पास। मिस्टर और मिसेस शर्मा पहले ही उसका साथ छोड़कर जा चुके थे। जीवन का अंतिम पड़ाव तो उसका भी था, पर वो हिम्मत फिर भी नहीं हारना चाहती थी। जब तक उसकी सांस चल रही है तब तक वो बच्चों के साथ ही अपना वक्त गुजारना चाहती, क्योंकि यही वो यादें थी जो श्लोक के प्रति रिया के प्यार को कम न होने देती और महसूस कराती कि वो रिया के आसपास ही है। श्लोक ने अस्पताल से जो भी कमाया वो अनाथालय के बच्चों पर ही खर्च किया था। उस अनाथालय का हर बच्चा रिया और श्लोक का प्रेम और मार्गदर्शन पाकर अपने उज्जवल भविष्य के मार्ग पर अग्रसर हो उठा था। दोनों की यही तो इच्छा थी कि अंधकारमय जीवन को वहां का बच्चा न जिए, उन्हें किसी बात की चिंता या डर ना हो। वो भी भविष्य के सपने देखना सीखे, वो जिंदगी को अच्छी तरह से जिए। इन सब के लिए रिया और श्लोक ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। रिया श्लोक के न रहने पर उस सपने को टूटने नहीं देना चाहती थी। वो हर संभव प्रयास कर रही थी, बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। पर उम्र का यह पड़ाव उसका साथ देता तो कैस, साथ ही जमा पूंजी भी खर्च हो रही थी। रिया के सामने अनाथालय के लिए एक नया प्रपोजल आया था,
जिसमें कोई और इस अनाथालय की जिम्मेदारी लेना चाहता था। रिया किसी अनजान को जिम्मेदारी नहीं देना चाहती थी। अनाथालय की जिम्मेदारी लेने वाले ने फोन पर बताया था कि वो उसे और डाशलोक को अच्छी तरह जानता है और उनके बारे में सुन सुनकर ही बड़ा हुआ है। पर रिया का मन फिर भी मानने को तैयार नहीं था और ऐसे ही रिया का मन अशांत होने लगा था। एक दिन ऐसी ही स्थिति में उसी गुलमोहर के पेड़ के नीचे जा बैठी जहां डाशलोक ने रिया से अपने प्रेम का इजहार किया था। रिया को वापस वही दिन याद आ रहा था। वही भावनाएं उमड़कर मन में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। तभी रिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो रिया ने पलट कर देखा तो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर पहचान न सकी। पहचानती भी तो कैसे? वो तो अपनी दुनिया में ऐसे खोई कि कुछ और देखने समझने का वक्त ही नहीं था उसके पास। तभी सामने से पहचानी हुई छवि आती दिखाई दी, जिसे देखते ही रिया की आंखें आंसुओं से भीग गईं। कभी कभी हम इतने खुश होते हैं कि खुशी चेहरे का साथ न देकर आंखों का साथ देने लगती है। कुछ ऐसी हालत रिया की थी। खुशी में मुंह से बस एक शब्द ही निकल पाया, अनु। अनु ने दौड़ते हुए रिया को गले से लगा लिया। दोनों कुछ भी बोलने के बजाय बस रोए जा रही थीं। मुश्किल से जाकर दोनों शांत हुई। रिया ने शांत होकर अनु से पूछा, तुम अचानक यहां कैसे? अनु ने कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती थी, इसलिए थक गई हूं जिंदगी में, भागते भागते, पर सुकून कहीं ना मिला। जब भी तुझे याद करती थी तो उन्हीं यादों में कुछ पल की राहत मिल जाती। सच कहूं तो बस हमारी दोस्ती ही जिंदगी में खुल के मुस्कुराने की वजह थी। अनु की बातें सुनकर रिया ने कहा, तो फिर मिलने क्यों नहीं आई? अनु ने कहा, मैंने सोचा बार बार मिलने बिछड़ने से अच्छा है कि एक बार ही मिलते हैं, कभी ना बिछड़ने के लिए। रिया अब भी अनु की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। तब अनु ने कहा, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। रिया अनु को एक तक निहारे जा रही थी। तभी अनु ने उस व्यक्ति की तरफ जो अनाथालय की जिम्मेदारी लेना चाहता था इशारा करते हुए कहा, ये आर्दश है मेरा बेटा। डाशलोक इससे मिल चुके थे और अनाथालय की जिम्मेदारी भी इसे दे चुके हैं। लेकिन जिस दिन ये बात वो तुम्हें बताने वाले थे, दुर्भाग्यवश उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। आर्दश डाशलोक के साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा था। रिया सब बातें सुनते हुए अनु को देखे जा रही थी। अनु उसे बीते दिनों की बातें सुना रही थी, जिसे सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती जा रही थी। तभी हवा के एक झोंके के साथ गुलमोहर के पेड़ से गिरते फूल देख रिया अपनी दोनों बाहें खोलकर चेहरे पर एक तेज लिए उनका आलिंगन करने के लिए खड़ी हो जाती है। कुछ देर आंखें बंद कर यूं ही कुछ महसूस करती है, फिर वापस बैठते हुए अनु से कहती है, जानती हो अनु, ये वही जगह है जहां श्लोक ने पहली बार मुझसे अपने दिल की बात कही थी और मैं तब ऐसे ही चुपचाप बैठी उनकी हर बात सुनती रही। कोई जवाब नहीं था उनकी बातों का मेरे पास, पर आज उनकी हर बात का जवाब है मेरे पास। मैं उन्हें इस हवा के झोंके के साथ महसूस कर पा रही हूं। अनु उसकी तरफ आश्चर्य से देख रही है। रिया अनु से कहती है कि अनु देखो ना, आज मौसम भी कितना अच्छा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे श्लोक से मिलाने आया है। अब मैं एक अजीब सा सुकून महसूस कर पा रही हूं। फिर वो आर्दश को अपने पास बुलाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, जब उन्होंने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है तो जरूर तुम में कुछ तो देखा होगा उन्होंने, पर मुझे यह आज पता चला कि तुम अन्नू के बेटे हो, तो मुझे उसकी परवरिश पर पूरा विश्वास है। आर्दश झुककर रिया के पैर छूकर कहता है, आप निश्चित रहिए, मैं आपका और श्लोक अंकल के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। रिया एक गहरी सांस लेकर गुलमोहर के गिरते फूलों को देखती है। तभी कई फूल उसके ऊपर आ गिरते हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। चारों तरफ शांति छा जाती है। आर्दश रिया के हाथों को छूकर उसकी ठंडाहट को महसूस करता है, लेकिन इस पर कुछ बोल नहीं पाता। अनु को समझते देर न लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मुंह से बस यही शब्द निकलते हैं कि तुम सच ही कहती थी कि जीवन का क्या ये तो धूप छांव सा होता है, पर ये क्या तुमको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था? शायद मैंने ही बहुत देर कर दी तुम तक आने में।